वेलकम टू एनकेएस लर्निंग कैंपस पे आए दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी के जो पेपर आने वाला है, आपको पता है अप्रैल में पेपर है, उसी के देखते हुए हम लोग आज शेक्सपियर की पूरे बायोग्राफी, उनसे रिलेटेड हर फैक्ट और घटना हम लोग बढ़िया से जानने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए पूरा मज़ेदार क्लास होने वाला है दोस्तों। ये जान लीजिए आज अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप टीजीटी के लिटरेचर में क्वेश्चन 100% शेक्सपियर पे अटेंड कर लेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, अब बार बार ये चीजें पूछी गई हैं आपसे, आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ है। कितनी बार पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई इनका जन्म 23 अप्रैल 1600, ये गलत हो गया भाई, 1664 होना चाहिए, ये मृत्यु डेट है, यहाँ पर है 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये जो क्लियर डेट नहीं मानी जाती, पहले भी याद रखिएगा, ये क्लियर डेट नहीं मानी जाती, क्योंकि आप देखा जाए तो 26 अप्रैल पहले इनको बताया गया था इनका जन्म हुआ था। तो कुछ क्रिटिक्स ने ये चीज पता लगाया कि भाई 3 दिन में बेप्टाइज किया जाता है। कितने दिन? 3 दिन। तो 26 तारीख मान लीजिए, 3 दिन घटाएंगे तो 23 तारीख। तो क्रिटिक्स ने अंदाजा लगाया कि 23 तारीख को शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा, और इसी से ये डेट पड़ी है 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म माना जाता है। कैसे माना गया? पहले 26 तारीख डेट था, लेकिन जब क्रिटिक्स ने बताया कि हमारे लोग को तो परंपरा है कि बेप्टाइज होता है बच्चों का, तो क्रिश्चियन तरीका होता है, आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ पंडितई करते हैं, नामकरण होता है, उससे वहाँ क्रिश्चियनिटी होता है चर्च में ऐसा। तो 26 तारीख को उनका जन्मदिन पहले बताता था नोट्स में, जो मिला था ऑफिशियल नोट्स ऑक्सफोर्ड का। तो क्रिटिक्स ने ये अंदाजा लगाया कि यानी 3 दिन घटा दीजिए तो उस दिन इनका शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा, ये अंदाजा से बताया जा रहा है। और प्लस ये माना जाता है दोस्तों कि जिस दिन बंदे का जन्म हुआ था उसी दिन मौत हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, यानी 23 अप्रैल 1616 को इनकी मौत भी हो जाती है। देखिए ये जो हम लोग डेट पढ़ते हैं, ये डेट ऑक्सफोर्ड का जो है रखी गई, जो कंटेंट पहले जो चर्च में रखी गई थी उससे ये जानकारी मिलती है। लेकिन ये क्लियर रेफरेंस देने में स्पष्ट नहीं है कि शेक्सपियर नाम का कोई चीज था कि नहीं था, बस ये जान लीजिए। लेकिन हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसी दिन शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा, ये अंदाजा लगाते हैं। पहली बात तो इनका पहला पद आता है, इनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। आपसे सीधा पेपर में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड किसे कहा जाता है, तो आप शेक्सपियर को बताएंगे। किसको बताएंगे? शेक्सपियर को। दूसरा आपसे पूछा जाता है बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? ये शेक्सपियर को ही कहा जाता है, यानी एवन की उड़ती हुई चिड़िया, यहाँ ऐसा कुछ मीनिंग था। बार्ड मतलब सिंगिंग वाले जो समूह होती थे उनको भी बोला जाता था। दूसरा इनको बोला जाता है स्वीट स्वान ऑफ एवान, ये शेक्सपियर को ही बोला जाता है। तीसरा बात बोला जाता है एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड पोएट, कि एलिजाबेथ के ड्रामेटिस्ट और पोएट कौन थे? हमारे शेक्सपियर ही थे। सबसे फेमस नाटककार की बात किया जाए तो बंदा शेक्सपियर ही था, याद रखेंगे। दूसरी बात, ये बंदा जो है कवि भी है। कवि कैसे बन गया? जो पोएम लिखते हैं दोस्तों उन्हें कवि भी कहा जाता है, याद रखें। इसने नाटक भी लिखा, इसने सोनेट भी लिखा, इसने 37 प्ले लिखे, 154 सोनेट लिखे। वो सोनेट जो है, आप देखा जाए तो पुराने जमाने से क्या चलता आ रहा था, पेट्रार्चर सोनेट चल रहा था। तो इसने क्या किया, परंपरा को तोड़ा, इसने इंग्लिश सोनेट अपने से ही दी। जो कि आपको बता दें पेट्रार्चर में कैसा थीम था कि भैया एक ही ऑक्टेव लिख दो, एक सेस्टेट लिख दो, 8 6 14 लो बन गई सोनेट। लेकिन ये बंदा उन थीमों को फॉलो नहीं किया। कौन से थीमों को फॉलो नहीं किया? जो परंपरागत चलती आ रही थी। इसने अपना कुछ अलग ही राइम बनाया, अपना अलग ही कुछ थीम दिया सोनेट में। और इसने कहीं 3 कॉपलेट लिखा तो 3 क्वार्टरेन लिखा तो 1 कपलेट लिखा, ऐसे इसने सोनेट लिखा। तो इसने तमाम राइम बदले, इसीलिए इसे शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, यही कारण रहा है। अब बात आती है अर्ली लाइफ पे, बात करते हैं कि शेक्सपियर का जन्म कैसे हुआ था, इनका खानदान क्या था, इस पे चर्चा हम लोग
करते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अब इस पे जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, तो समझने का प्रयास करें। देखिए शेक्सपियर का जन्म जो है एस्टर्डफोर्ड में हुआ था, याद रखेंगे। एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम एस्टर्डफोर्ड था, वहीं पर 1564 में इनका जन्म हुआ था। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था भाई? एस्टर्डफोर्ड नामक गांव 1564 में हुआ था, ये डेट मानी जाती। देखो यहाँ डेट नहीं दिया है, जो 23 दिया है ना, ये ऑक्सफोर्ड के जो कंटेंट में मिलता है, केवल हमें 1564 मिलता है, तो वो डेट एक अंदाजा से बताई जाती है। तो शेक्सपियर का जन्म एस्टर्डफोर्ड नामक गांव में 1564 में हुआ था, जो कि एक मार्केट टाउन में पड़ता है। आपसे पूछा जाए एस्टर्डफोर्ड कहां पड़ता है? एक मार्केट टाउन में पड़ता है, और वो कहां है? वारविकशायर। पूरे सिटी का नाम क्या था? वारविकशायर। और उस नदी के ऊपर ठीक से, यानी एक एवन नदी थी ना, उस एवन नदी के ठीक ऊपर ये मार्केट बसा हुआ था। बहुत ही क्लियर बताया हूं दोस्तों, आज तक कोई बता नहीं पाया था, याद रखना। यानी पूरे शहर का नाम वारविकशायर था, और उस वारविकशायर में एक नदी थी जो एवन, उसी के ऊपर ये एक मार्केट टाउन बसा था, और उस मार्केट टाउन के ही नजदीक ये गांव पड़ता था, एस्टर्डफोर्ड। याद रखेंगे आप लोग। दूसरी बात, शेक्सपियर का जो परिवार जो एस्टर्डफोर्ड में रहता था, जब शेक्सपियर ने बहुत सारे पैसा वैसा कमा लिए थे, तो उसने एस्टर्डफोर्ड में बहुत अच्छा खासा घर खरीदा था। आज भी वो घर मौजूद है, आप इंग्लैंड में जाएंगे वो घर देखेंगे। जो वो घर खरीदा, जो शेक्सपियर का परिवार जो एस्टर्डफोर्ड में रहता था, उस घर को कहा जाता था न्यू प्लेस। क्या बोला जाता है? न्यू प्लेस। टीजीटी के क्वेश्चन में आ चुका है कि शेक्सपियर जहां रहता था उसे क्या बोला जाता है? न्यू प्लेस। कुछ लोग इसको कहेंगे नया जगह क्या चीज है, लेकिन न्यू प्लेस बोला जाता है, याद रखेंगे। दूसरी बात, शेक्सपियर हमारे जो थे भाई, 8 बच्चों में से तीसरे और सबसे बड़े लड़के थे। देखिए शेक्सपियर के माता पिता का नाम आपको पता नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा। शेक्सपियर के पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, माता का नाम था मैरी आर्डन। यानी शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, माता का नाम मैरी आर्डन। इनके टोटल 8 बच्चे थे दोस्तों। 8वें बच्चे में जो, याद रखना, तीसरे और सबसे बड़े बच्चे कौन थे? आपके शेक्सपियर थे। याद रखिएगा इस बात को, आपसे पूछ लेगा पेपर में कि मैरी आर्डन और जॉन शेक्सपियर के टोटल बच्चे 8 थे, तो उसमें कौन सा स्थान शेक्सपियर रखता था, यह आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आप बता दीजिएगा कि 8वें में तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा था वो शेक्सपियर था। समझ गए? अब आगे देखिए, कुछ बातें और भी मैं बताऊंगा आपको, इस बात को याद रखें। शेक्सपियर के पिता की बात की जाए, शेक्सपियर की पिता कौन थे? शेक्सपियर की, यहाँ देखिए अभी बताया नहीं पिता के बारे में, लेकिन हम बता दें। शेक्सपियर का पिता जो था एस्टर्डफोर्ड में दास्ताने बनाने का काम करता था। यानी आज आप मार्केट में देखें जो चपरासी जूता सिलते हैं ना, वैसे वो दास्ताने बनाया करता था, और उसका मार्केट में अपना एक बोलबाला था, लोग उसे दूर दूर तक जानते थे। जॉन शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, शेक्सपियर के पिता की। और मैरी आर्डन की बात किया जाए तो ये एक लैंडलॉर्ड की बेटी थी, याद रखिएगा। बहुत ही समझ लीजिए, खुशी परिवार था, और बढ़िया से लड़के भी पैदा हो गए थे। अब आगे बातें चलती हैं। शेक्सपियर की बात किया जाए तो शेक्सपियर की शादी हुई थी किससे? एना हैथवे से। अब मेरी पूरी बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए, जब जॉन शेक्सपियर मार्केट में बैठता था और दास्ताने बनाने का काम करता था, उसके बहुत लोगों से परिचय हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, और इसको रिश्ता बहुत अच्छा खासा मिला, विश्वास करिए। और इसने अपनी लड़की, अपने बेटे की शादी कर दी किससे? एक एना हाथवे नाम की लड़की थी, उससे शादी कर दी। और ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, पहले बता दूं। 6 महीने इसके पहले से पेट में बच्चा था, इसके पहले से पेट में बच्चा था। मामला क्या था? दहेज का मामला था। आज तक कोई बता नहीं पाया, मैंने बुक में ढूंढा है, क्योंकि पहले के समय में दहेज का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। लोग, याद रखिए, बारात तक लौटा देते थे दोस्तों घर से लेके, अगर जो दहेज नहीं देता था। तो जॉन शेक्सपियर को अच्छा खासा दहेज मिला, बेटे की भविष्य के बारे में भी नहीं सोचे, उन्होंने कर दी शादी ऑलरेडी प्रेग्नेंट औरत से, जो कौन थी? एना हैथवे थी, ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। याद रखना है आपसे।
याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए शेक्सपियर की शादी एना हैथवे से हुई थी तो शेक्सपियर कितने वर्ष के थे? उसमें बाबू 18 वर्ष के थे। कौन थे भाई आपके? आपके शेक्सपियर 18 वर्ष के थे जब उनकी शादी हुई थी एना हैथवे के साथ। तो 18 वर्ष के कौन थे आपके? शेक्सपियर। उनसे 8 साल बड़ी थी कौन? एना हैथवे 8 साल बड़ी थी। कहने का मतलब शेक्सपियर 18 साल के थे तो एना हैथवे 26 साल की थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। दूसरी बात दोस्तों, शेक्सपियर और एना हैथवे के टोटल कितने बच्चे हुए? मैंने कहा आपको, आपने बताया एक पहले से प्रेग्नेंट थी, 2 थी वो पैदा किए थे, मामला यही है। तो टोटल बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे। शेक्सपियर के टोटल 3 बच्चे थे दोस्तों। उसमें से एक बेटा भी था, उस बेटे का नाम हैमलेट था। उस बेटे का नाम क्या था? हैमलेट, जो कि 1596 में मौत हो जाती है। ये रीजन आज तक बताया नहीं गया कि शेक्सपियर की जो मौत हुई थी, शेक्सपियर की जो बेटे की मौत हुई थी वो किस कारण हुई थी, ये आज तक ये रहस्य खुला नहीं है। हम लोग इस डेट को ही कंसीडर करेंगे। जो मौत हुई थी शेक्सपियर के बेटे की 1596 में, 11 वर्ष की आयु में मौत हुई थी। यानी शेक्सपियर के बेटे को जो हैमलेट है ना, उसकी मौत 11 वर्ष पे हुई थी। ये आपसे पूछा जाता है। अब उनकी 2 बेटियां थी, पहली थी सुजेना और दूसरी थी जूडिथ। 2 बेटियां थी, याद रखेंगे आप इस बात को। अब बात करते हैं शेक्सपियर की शिक्षा के बारे में कि क्या क्या पढ़ाई बंदे ने की थी। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ज्यादा पढ़े लिखे हमारे शेक्सपियर नहीं थे, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इन्होंने एक स्कूल थी, उस स्कूल का नाम क्या था? स्टडफोर्ड स्कूल था। जो स्कूल का नाम था स्टडफोर्ड स्कूल था, जो कहीं कहीं लैटिन ग्रामर पे आधारित था। वो जो उसमें जो शिक्षा दी जा रही थी वो लैटिन ग्रामर की शिक्षा दी जा रही थी। उसमें रैथरिक एंड कॉम्पोजिशन ये सब चीजों को सिखाया जाता था उसमें। और उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश को भी बोलना सिखाया जाता था। टू स्पीक इंग्लिश वाज फॉरबिडन द अपर फॉर्म्स, लेकिन उससे अधिक अपर फॉर्म भी सिखाया जाता था, लेकिन अंग्रेजी को लगभग कम ही वैल्यू दी जाती थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजी सीखे हमारे शेक्सपियर। तो आपसे पूछा जाए शेक्सपियर कहाँ सीखे थे भाई, शिक्षा कहाँ से लिए थे? एक स्टैटफोर्ड स्कूल से शिक्षा लिए थे, जो कि लैटिन ग्रामर पे आधारित थी। याद रखना है। अब आगे बात करते हैं तो शेक्सपियर की मौत जो हम लोग 23 अप्रैल 1616 को हुई थी, ये जो कंसीडर करते हैं, ये माना जाता है कुछ क्रिटिक्स द्वारा कि ऐसा माना गया कि भाई 23 अप्रैल को जन्म भी हुआ था, 23 अप्रैल को इनकी मौत हुई थी। तो हम लोग क्रिटिक की बात मानेंगे जो कि लिखा गया है, इस पे कुछ दावा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको भी पता, मुझे भी पता, जब शेक्सपियर का जन्म हुआ था उस समय लेखा जोखा वाला काम बड़ा कम होता था, कम होते थे उस समय। याद रखना है। तो 23 अप्रैल 1616 को हमारे शेक्सपियर की मौत हो गई थी। याद रखना है। इनको एक चर्च में दफनाया गया था। उस चर्च का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या चर्च होता है भाई? याद रखना, होली ट्रिनिटी नाम का चर्च था, होली ट्रिनिटी। इस चर्च में इनको दफनाया गया था। किसको? शेक्सपियर को, जो आपको भी पता है बहुत ही फेमस है। आपको याद रखें तो इसको पोएट कॉर्नर भी बोला जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए 1623 में शेक्सपियर ने मरने से पहले अपने जो आप शिलालेख जो लगता है, अगर क्रिश्चियन को देखिए तो ऐसे लगता है ना, याद रखिए, उसमें उन्होंने कुछ लाइनें लिखवाई थी। वो लाइनें आपके सामने यहाँ पर स्थित है। यहाँ इस लाइनों को समझने का प्रयास करें। क्या लिखवाए थे? ये डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है ये शेक्सपियर का कहाँ लिखा गया है। तो आप याद रखें, उनके मौत के शिलालेख पे लिखा गया, जहां उनको गाड़ा गया था, दफनाया गया था, वहीं पे ये लाइनें लिखवाई गई थी। याद रखेंगे इस बात को। चलो कुछ बातें समझते हैं। क्या लिखवाए थे भाई? देखो क्या लिखवाए थे, याद रखना है इस बात को। वहां पे क्या लिखवाया गया था? लिखवाया गया था देयर बिफोर, ये तो हो गया भाई। या शेक्सपियर पेंड अ कर्स हिज फॉर हिज ग्रेव, daring anyone to move his body from the final resting place। क्या बोला गया है, मेरी बात को समझेंगे। शेक्सपियर ने कुछ अपने ग्रेव, मतलब ग्रेव जो वहां गाड़े गए थे, वहां पर उन्हें कुछ कर्स लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म,
बिल्कुल, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। देखिए यहां से मेरी बात को समझें, यहां से समझ में नहीं आया है। 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी में दफना दिया जाता है। आपको भी पता है 1610 में शेक्सपियर ने रिटायर ले लिया था हर एक वर्क से। जब उन बहुत सारा पैसा कमा लिए, नाम कमा लिए, उन्होंने 1610 में रिटायर लिया और 1616 में शेक्सपियर की मौत हो जाती है। ये सबको पता है। यही बात 23 अप्रैल 1616 को उनकी मौत होती है और इनको दफनाया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में। ये चर्च का नाम था होली ट्रिनिटी, याद रखिए, वहीं में दफनाया जाता है। और वो कहां पड़ता है बाबू? स्टडफोर्ड में पड़ता है। और वहां पर उन्होंने 1623 में अपने मॉन्यूमेंट वाज इरेक्टेड, उन्होंने अपनी मॉन्यूमेंट मतलब अपनी जो समाधि होती है उन्होंने खुद तैयार करवाया था। याद रखें, उन्होंने कहा था कि मुझे यहीं दफनाना है। याद रखना है, याद रखना है। मॉन्यूमेंट मतलब वाज इरेक्टेड, उन्होंने अपना जो स्मिथ आप बोल सकते हैं, देखिए इसका मतलब होता है क्रिश्चियन वैल्यू में जो बनता है, मनोरेख कुछ बोलते हैं, याद नहीं है, शिलालेख बोल दो, यही समझ लो। तो उसको खुद ही निर्माण करवाया था। फिर उसमें कुछ लाइनें उन्होंने लिखवाई थी, किसने? शेक्सपियर ने, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शिलालेख पर या मेरे इपिटैफ, इंग्लिश में बोले तो इपिटैफ बोला जाता है, उस पे लिखवा दीजिएगा ये लाइनें, जो लाइनें मैं लिखा हूं। तो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? शेक्सपियर ने कुछ शराप जैसे वर्ड लिखे थे, लेखबद्ध कराए थे अपने ग्रेव के लिए। डेयरिंग एनी वन टू मूव, कोई भी इस बॉडी को हिलाने का अगर साहस करता है, फ्रॉम द फाइनल रेस्ट ऑफ प्लेस, जो यहां पर आराम से लेटा हुआ व्यक्ति है, उसे क्या लगेगा? शराप लगेगा। ये लाइनें लिखवाए थे कौन? शेक्सपियर ने। अब क्या लिखवाए थे? ये पूरी बातें यहां पर लिखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मस्त होके पढ़िए, जबरदस्त होके पढ़िए। क्या लिखवाए थे? अब देखिए क्या लिखवाया गया था। His epitaph was good friend for Jesus' sake for beer, to dig the dust enclosed here, bless the man the spears these stones, and crushed be the that moves by bones, on his death Shakespeare made। हाँ यहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद मत पढ़ना, यही है मात्र। इसके बाद दूसरी लाइन है, देखो आप क्या लिखवाया था। ये पूरी लाइनें पढ़ोगे तो क्या बोलेगा कि भगवान के वास्ते जो यहां पर लेटा गया है, जीसस के, क्राइस्ट के नाम पर, इन हड्डियों को हटाने का प्रयास न करे, वरना उसको शराप लगेगा। यही लाइन है, इसका मीनिंग यही है। आप चाहे जहां से, ये ओल्ड इंग्लिश है बाबू। अगर कोई अगर इस हड्डी को नहीं हटाता है, अगर इसको देख लेता है, इस पे कोई क्रिटिसिज्म है, उसको भगवान को आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ ब्लेस भी लिखा गया, याद रखेंगे। यही मेन मतलब है, पूरा लाइन का मतलब है कि भगवान के वास्ते इन हड्डियों को हटाने का प्रयास मत करिए, जो यहाँ पर गाड़ा गया है, लिखा गया है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे श्राप लगेगा। ये उन्होंने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बड़ा मजेदार बायोग्राफी है। आज हम लोग वर्ड्सवर्थ तक क्लियर करेंगे। आज हम लोग वर्ड्सवर्थ तक क्लियर कर देंगे। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, शेक्सपियर की बायोग्राफी, जहां तक है इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। 10-15 नंबर याद रखना। याद, चलिए आगे चलते हैं। कुछ बातें। ऑन हिज डेथ, शेक्सपियर की मौत पर शेक्सपियर ने कई अधिकार दिए थे। क्या दिए थे भाई? कई अधिकार। अरे किसको दिए थे कई अधिकार? शेक्सपियर ने कई अधिकार दिए थे अपने बहुत सारे लोगों को, जो उनके निजी थे, रिश्तेदार थे, उनको उन्होंने अपने प्रॉपर्टी में बहुत सारा हिस्सा दिया था, अधिकार दे दिया था मरने से पहले, याद रखना। लेकिन कुछ भी, बट लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था टू हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए और सुसेना के लिए। याद रखना है, अपनी बेटी और सुसेना के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। आपको पता है इनकी शादी, सुसेना की शादी हुई थी, सुसेना हाल बन गई थी। अधिकतर अपने दामाद के पास लंदन में जाया करते थे शेक्सपियर जी, इन मुलाकात करने। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या बात हुई है, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लिया जाए, महत्वपूर्ण, जो आपके पेपर में सीधा सीधा बनते क्वेश्चन दिखेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। बायोग्राफी से सबका तैयार हो जाता है, क्वेश्चन बनता यहां से है। तो ये फैक्ट बताने से पहले याद रखना है,
अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, क्या आया था 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था ना, 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था। और दो दोस्त थे दोस्त, जॉन हेमिंग्स, हेनरी कंडल, ये दो मित्र थे शेक्सपियर के। उनके साथ क्या करते थे, उसी थिएटर में काम करते थे। जब शेक्सपियर की मौत हो जाती है ना, तो ये दोनों इनके सारे प्ले को पब्लिश करा देते हैं। फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, यही दो बंदे ने पब्लिश कराया था, जॉन हेमिंग्स, हेनरी कंडल। याद रखेंगे इस बात को, पहली बात। अब देखिए, इनका जो पहला पब्लिश वर्क माना जाता है, इनका जो पहला पब्लिश वर्क माना जाता है शेक्सपियर का, वो कौन था, हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, जो कि 1590 से लेके 91 के बीच में लिखा गया था, ये पहला पब्लिश वर्क माना जाता है। शेक्सपियर का पहला पब्लिश वर्क पूछा जाए तो क्या बताओगे, हेनरी सिक्स पहला वर्क है जो पब्लिश कराया गया था। तो शेक्सपियर की बात की जाए, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा है, उसमें डार्क लेडी और यंग यूथ पर डेडिकेट किया गया है वर्क, आपको पता है। और टोटल 37 प्ले लिखा गया है। वैसे तो बाबू 39 प्ले लिखे थे, 2 प्ले कोलाब्रेशन के थे और 37 उन्होंने अपने खुद के हाथों से लिखे थे, उसमें किसी का सहयोग नहीं लिया था। यानी जो आप देखते हैं 2 प्ले कोलाब्रेशन है, तो आपको पता है ना कौन कौन थे, 2 नॉवल किंग्समैन था, और आपको पता है बहुत सारे, हाँ पेरिक्लस, ये सारे बहुत सारे वर्क हैं। तो ऐसे सारे वर्क वो क्या है, आपको पता है कोलाब्रेशन में है। तो कोलाब्रेशन जल्दी पूछता नहीं, आप उनके वो वर्क को पढ़िए जो उन्होंने स्वयं लिखा था, विदाउट कोलाबरेटिंग करके, समझ गए। तो याद रखिएगा, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखे और 37 प्ले लिखे। अब आगे बात चलते हैं दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अब देखो समझने का प्रयास करो। देखिए, हम जो आज शेक्सपियर का प्ले पढ़ते हैं, वास्तव में आज आपको ये पता है शेक्सपियर ने अपने प्ले एक भी पब्लिश नहीं कराए थे। उनका उद्देश्य था कि स्ट्रेटफोर्ड हो या लंदन हो, वो अपने प्ले को लिख करके अपनी जनता से पैसा कमाना चाहते थे, उनका उद्देश्य यही था। लेकिन अब सोचो, इन्होंने जो प्ले लिखा उससे इन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन बाद में नाम भी कमा लिया, क्योंकि इनके प्ले इनके दोस्त ने पब्लिश कराए थे। इनके दोस्त का नाम बताया ना हेमिंग्स और कंडल थे। ये दोनों ने इनके फर्स्ट पोलियो में टोटल 37 प्ले को पब्लिश करा दिया था, ये आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो शेक्सपियर ने वास्तव में कोई भी प्ले पब्लिश नहीं कराया। देख लीजिए, स्टेटमेंट में लिखा है, नहीं आप सोचेंगे शेक्सपियर पब्लिश कराया था, क्या था, ये देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ समझने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि वास्तव में शेक्सपियर ने कोई भी प्ले पब्लिश नहीं कराया था, समझ गए। उनके जो आज वो जो जाने जाते हैं, क्योंकि उनके दो ही दोस्त हैं, वो जॉन हेमिंग्स थे, हेनरी कंडल, यही दो मित्र हैं जो इनके 37 प्ले को पब्लिश कराएं फर्स्ट फोलियो के अंतर्गत। जो फर्स्ट फोलियो 1623 में आता है, ये दो बंदे थे, कौन, जॉन हेमिंग्स, हेनरी कंडल, यही दो मित्र ने पब्लिश कराया था। अगर देखा जाए जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे वर्क, वो टोटल 36 प्ले पब्लिश हुए थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फर्स्ट फोलियो में कितने वर्क पब्लिश हुए थे, 36 पब्लिश हुए थे। एक प्ले छूट गया था, वो है पेरिक्लस, उसको छोड़ दिया गया। ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि शेक्सपियर ने लिखा है कि किसी और ने लिखा है। यानी कितने प्ले पब्लिश कराए, 36। लेकिन याद रखिए, ये उनके मौत के ही बाद पब्लिश हुआ था, इस बात को याद रखना है। अब आगे चलते हैं, जो इनके प्ले पब्लिश कराए थे वो वास्तव में कौन थे। देखिए, इनके वर्क को जो पब्लिश कराए थे हेमिंग और कैंडल ने, वो वास्तव में वो एक पार्टनर थे, याद रखना। वो उनके साथ कंपनी में काम करते थे। जो इनके वर्कों को पब्लिश कराए थे फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले थे, वो उनके मित्र थे, वो एक सहयोगी थे, जो लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स, उसी कंपनी में एक समूह में काम किया करते थे, याद रखना है आपको। वो भी कहाँ काम करते थे, लॉर्ड चैम्बरलेन मेन में काम करते थे। कहाँ काम करते थे, लॉर्ड चैम्बरलेन। देखो, शेक्सपियर जब शुरू में आया था ना, तो सबसे पहले यही कंपनी थी, इसी में काम किया था, याद रखें आप। ग्लोब थिएटर उनका खुद का था, उसमें काम नहीं किए थे शेक्सपियर। ये देखिए,
ये इस पे जो अधिकार होता था लॉर्ड चैम्बरलेंस में, ये राजाओं का अधिकार था, रानी एलिजाबेथन का अधिकार था। तो इनके जो प्ले पब्लिश होते थे या परफॉर्मेंस होते थे, सॉरी परफॉर्मेंस होते थे, वो किसके आदेश पे होते थे? जेम्स फर्स्ट के आदेश पे या एलिजाबेथन के आदेश पे, वही उन्हीं के अनुसार पे परफॉर्मेंस होता था। ये किसके अधिकार में चलती थी कंपनी? ये राजशाही के अधिकार में चलती थी, याद रखना। इसमें जो देखने आते थे वो कैसे ऑडियंस होते थे? वो बड़े पैसे वाले होते थे, वो कहीं ना कहीं बड़े खानदान से बिलोंग करते थे। लेकिन जब शेक्सपियर ने अपना खुद का थिएटर खोला, जो जिसका नाम था ग्लोब थिएटर, उस थिएटर में एक नियम लगा दिया गया कि इसमें हर कोई आ सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे जैसा व्यक्ति, हर कोई हमारे थिएटर में आकर प्ले देख सकता है। लेकिन इस थिएटर में नहीं देख सकते। याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा थिएटर था जिसमें सब लोग को अलाउ किया गया था, हर कोई व्यक्ति उसमें आकर के शेक्सपियर के प्ले देखता था? तो आप ग्लोब थिएटर मारिएगा, समझ गए। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड चैम्बरलेंस में कैसा थिएटर था, ये ऐसा थिएटर था दोस्तों, इसमें बड़े बड़े लोग आते थे, राजशाही होते थे, हम मतलब छोटे मोटे लोग इसमें देखने नहीं आते थे, समझ गए। ये कहीं ना कहीं राजशाही के अनुसार ये चलती थी थिएटर, याद रखें। लॉर्ड चैम्बरलेंस को बात किया जाए, ये 1594 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1594 में। इन्होंने ग्लोब थिएटर के लिए वर्क लिखे थे। अब ग्लोब थिएटर मैंने बता ही दिया, इनका खुद का थिएटर था शेक्सपियर का, इन्होंने अपने सारे प्ले इसी में परफॉर्मेंस कराते थे। तो ग्लोब थिएटर के लिए इन्होंने प्ले लिखे थे। कौन लिखा था? शेक्सपियर ने लिखा था, इनका खुद का थिएटर था। लेकिन एक बात और मानी जाती है दोस्तों कि 29 जून को आग लग गई थी, बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। क्यों लग गई थी भी? जब 1613, 29 जून 1613 में आग लग गई थी, याद रखिएगा। ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। वो कौन सा कारण था? एक ही कारण था, जब परफॉर्मेंस हो रहा था, परफॉर्मेंस के दौरान एक ऐसा परफॉर्मेंस आता है कि वहां तोपों से आग को छोड़ना है, वही कारण है। इधर देखिए, कैनन शॉट, मतलब आपको तोप से उसको क्या, एक्टर को क्या करना था? तोप से आग को छोड़ना था, गोला बारूद निकालना था, मतलब हल्का आग निकालना था। और वही कारण हुआ कि ग्लोब थिएटर में आग लग गई। और कौन सा प्ले परफॉर्मेंस हो रहा था? हेनरी एट्थ के परफॉर्मेंस के दौरान ही आग लगी थी ग्लोब थिएटर में। ये पूछ लिया जाता है, समझ गए। ग्लोब थिएटर के लिखे, इट वाज बर्न डाउन 29 जून 1613 में इसमें आग लग गई थी। बर्न माने जलना, जन्म नहीं होना, यहां बरना मतलब जलना है, याद रखना। सेट फायर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, हेनरी एट्थ के परफॉर्मेंस के दौरान ही आग लगी थी। किस पे लगी थी आग? हेनरी एट्थ के, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन इसको 1614 में फिर से बना दिया गया जब आग लग गई। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 29 जून 1613 में एक तोप के कारण आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में, अब वो भी हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस हो रही थी। लेकिन पुनः इसको 1614 में बनाया जाता है, सही किया जाता है, जो ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। याद रखेंगे इस बात को, समझ गए। ग्लोब थिएटर की बात किया जाए, और भी बातें आपसे ग्लोब थिएटर पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, ग्लोब थिएटर यहां तक सब कुछ सही था कि 1614 में बन गया, काफी दिन तक चला, काफी प्ले परफॉर्मेंस हुए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों कि ग्लोब थिएटर 1644 में एकदम से बंद कर दिया जाता है। 1644 आपको पता है 14 से बहुत आगे। तो 1644 में क्या था? ना तो आपके जेम्स थे, ना आपके एलिजाबेथन थे। उस समय किसका समय था, याद है ना? चार्ल्स फर्स्ट, जो कि बहुत ही घमंडी राजा था। वो तो भाई आपको पता, उस समय एज ऑफ मिल्टन का समय आ गया था। उसने क्या किया? मिल्टन तो ये भी बोलता था कि ये सारे जो प्ले परफॉर्मेंस करते हैं, ये चुतियाफा का काम करते हैं, इन्हें तो बंद करा देना चाहिए। मिल्टन ने बोला था, या मिल्टन के साथियों ने बोला था। तो उस समय देखिए, चार्ल्स फर्स्ट ने सारे थिएटर को बंद करा दिया था। वो 1644 का समय था। तो उसी समय ग्लोब थिएटर भी बंद हो गया था, समझ गए। तो ग्लोब थिएटर कब बंद हुआ था? 1644 में बर्बाद हो गया, बंद हो गया, जो समझो। आगे
इनके जो कलेक्टिव सोनेट है वो 1609 में आए थे। शेक्सपियर का जो कलेक्टिव सोनेट कब आया था? 1609 में। अब पूछा जाएगा कि शेक्सपियर का सोनेट कब पब्लिश हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1609। याद रखना है। और इसको किसने पब्लिश कराया ये भी पूछ लेगा। थॉमस थॉर्प। याद रखेंगे किसने पब्लिश कराया था? थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराया था और 1609 में पब्लिश कराया था। देखो थॉमस थॉर्प बहुत शेक्सपियर के ही मित्र थे, याद रखना है। तो शेक्सपियर ने 200 से ऊपर लिखे थे सोनेट, लेकिन उन्होंने छांट बांट के 154 सोनेट उन्होंने 1609 में पब्लिश कराया। किसने? थॉमस थॉर्प ने। याद रखना है। उन्होंने डेडिकेट करवाया कि इसमें कुछ सोनेट लॉर्ड डार्क लेडी पे है और कुछ सोनेट यंग यूथ पे है। आगे चलें। अब अगला अगला कमेंट जो बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, लो स्टार बना दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कौन सा है दोस्तों? कॉमेडी ऑफ एरर्स है। शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है। 1770 लाइन में लिखी गई है। अगर 1700 ना आए, 1700 अगर आपसे 1770 न बने 1777 दिखे तो भी माना जाता है यही प्ले है। याद रखना। शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है, 1770 लाइन में लिखा गया है। और सबसे बड़ा प्ले हैमलेट 4000 कुछ लाइनों का कवर करता है। समझ गए? जो कि एक फेलियर माना जाता है। हो गया भाई? ये तो जरूर ही पता लगा होगा आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए शेक्सपियर को आज हम लोग जानते हैं, आपको पता है, उन्हें बार्ड ऑफ स्टैटफोर्ड कहा जाता है। शेक्सपियर जब रहा करते थे अपने समय में, उनको बार्ड ऑफ स्टैटफोर्ड कहा जाता है। याद रखेंगे आप इस बात को। और देखिए कुछ नया स्टेटमेंट आया है कि शेक्सपियर का एक प्ले था बाबू, कौन था? किंग लियर। समझ गए? इसमें 3 लड़कियों की चर्चा है। तीनों लड़कियां अपने बाप के, अब 2 लड़कियां अपने बाप के साथ चैटिंग करती हैं। छोटी वाली लड़की अपने पिता का सहयोग करती है, लेकिन देर हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, याद रखेंगे। देखिए किंग लियर की बात कर रहा हूं मैं। किंग लियर इंग्लिश स्टेज से बैनिश कर दिया गया था। काहे बैनिश कर दिया गया था भाई? क्या कारण था? देखो भाई, हमारे जॉर्ज सेकंड, याद रखें यहां नाम है, यहां किंग राजा जॉर्ज सेकंड, इनका ये मानना था कि किंग लियर एक ऐसा प्ले है इसमें राजाओं का मजाक बनाया गया है। इसलिए उन्होंने इस प्ले को क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया कि इंग्लैंड में इसका परफॉर्मेंस होना ही नहीं चाहिए। इसमें एक राजा की निंदा है, मजाक किया गया है। इसलिए इस प्ले को क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया था। आपसे पूछा जाएगा किंग लियर को बैन किसने किया था? वो राजा या किंग जॉर्ज सेकंड थे। ये आपको पता है नियो क्लासिकल से बिलोंग करते हैं। ये राजा कहाँ के हैं? नियो क्लासिकल पीरियड के हैं। याद रखना है आपको। अब आगे एक स्टार बना लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भैया लव लेवल लॉस्ट कैसा प्ले है? शेक्सपियर का एकमात्र प्ले है उनमें से जो एक हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग स्ट्रिंग रखता है, राइमिंग लाइंस। राइम इसका बढ़िया होता है। म्यूजिकल प्ले बाबू, सबसे ज्यादा म्यूजिकल प्ले किसको माना जाता है? लव लेवल लॉस्ट को माना जाता है। इसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं और ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस रखता है उनके कुछ प्लेओं में से। याद रखेंगे। समझ गए? अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे कुछ बातें और भी हैं, समझ लीजिए। अब देखिए क्या बोला गया भाई, इनके जो है, हाँ यही है, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑल्स वेल दैट इन वेल एवर किंग परफॉर्मेंस इन शेक्सपियर लाइफ टाइम। एक ही शेक्सपियर का एक प्ले है, आपको पता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ये शेक्सपियर के लाइफ के दौरान या शेक्सपियर जब जीवित थे इसका परफॉर्मेंस हुआ था कि नहीं हुआ था। यही एक प्ले है जो पता ही नहीं चलता कि उनके लाइफ टाइम ये कब मतलब परफॉर्मेंस हुआ था। पब्लिश की बात नहीं, परफॉर्मेंस की बात हो रही स्टेज पर, याद रखना है। तो यही का रिकॉर्ड शेक्सपियर के लाइफ के दौरान या उनके जीवन काल के दौरान कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि ये ऑल्स वेल दैट इज वेल का परफॉर्मेंस हुआ था कि नहीं हुआ था। याद रखेंगे आप।
और एक बात ये भी याद रखिएगा, शेक्सपियर कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा नहीं था। एक बात याद रखना, जो अनपढ़ कर देता है वो पढ़ा लिखा नहीं कर पाता। शेक्सपियर थे अनपढ़, लेकिन याद रखो जो जिस लाइन में चला जाता है उस लाइन की कला ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप सोचिए, आपको एक बैग बहुत सज्जन लोगों के पास भेज दिया जाए और आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों 5 6 7 तक, आपके अंदर उनके गुण आ जाते हैं। तो शेक्सपियर भी जब उन कलाकारों के बीच में गए, एक्टर के बीच में गए, वो भी पहले एक्टिंग किए धीरे धीरे, उसके बाद क्या किए, उन्होंने देखा कैसे प्ले लिखा जा रहा है, उसको सीखा, धीरे धीरे उन्होंने स्वयं प्ले लिखा। समझ रहे हो? इसीलिए कहा जाता है अच्छा लोगों का संगत पकड़ो दोस्तों, अच्छे बन जाओगे। ये शेक्सपियर ने हूबहू अपने प्ले में दिखाया है। समझ गए? आगे बात दोस्तों, ही इन्वेंटेड वर्ड असनेशन एंड बम्प। आपको भी पता है शेक्सपियर ने हत्याओं का आविष्कार किया है, कैसे कैसे हत्याएं हो सकती हैं। उन्होंने जो झगड़ा उगड़ा दिखता है छोटा मोटा, उन्होंने अपने प्ले में दिखाया है। ही लिव्ड थ्रू द ब्लैक डेथ। उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लैक डेथ को भी दिखाया है अपने प्ले में। याद रखना, शेक्सपियर हैड मेनी क्वेरल्स विथ प्लेस क्रिटिक एंड रॉबर्ट ग्रीन। जब शेक्सपियर जीवित थे ना, तो उनके एक थे भैया क्रिटिसिज्म करने वाला बंदा, वो रॉबर्ट ग्रीन था। ये शेक्सपियर को देख करके जलता था भाई। शेक्सपियर जब प्ले लिख करके स्टेज पे परफॉर्मेंस कराता था तो रॉबर्ट ग्रीन चिढ़ जाते थे। वो कहते थे ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, देखो आज हमारी बराबरी कर रहा है। और आपको बता दे रॉबर्ट ग्रीन कौन है, यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। याद रखना है आपको, आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ग्रीन कौन है, यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। ये उन्हीं 7 लोगों में से एक हैं। ये बोलते थे कि हम जितने लोग पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी से हैं, हम लिखें तो बात की बात, ये अनपढ़ आकर के हमारे बीच अपना नाम कमा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। वो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते थे, बार बार कमेंट करते थे, और यहाँ तक ये भी लिख दिया था रॉबर्ट ग्रीन ने कि ये अपसेट क्रो है। कौन? शेक्सपियर। किसने लिखा था? अपने एक वर्क था ग्रोथ ऑफ विट्स में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था शेक्सपियर का। याद रखेंगे आप। आगे चलते दोस्तों, कुछ बातें, ये सब तो हो गया भाई, कहां पहुंचे थे हम। हाँ तो भाई क्या रिकॉर्ड मिलता है, जो रॉबर्ट रिकॉर्ड ये मिलता है दोस्तों, याद रखना है। तो पहला रिकॉर्ड तो ये मिलता है, शेक्सपियर को यह जिक्र करते हैं, उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में थिएटर पर क्रिटिक किया था। उनके जो प्ले परफॉर्मेंस होते थे शेक्सपियर के, उस प्ले पर उन्होंने कमेंट किया था। और वो कमेंट क्या था आपके सामने है, अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विथ आवर फीटर्स। इसका मीनिंग निकाला जाए दोस्तों तो इसका मीनिंग ये है कि देखो हमारे लोगों की तरह ये भी प्ले लिख करके हवाओं में उड़ रहा है, नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अनपढ़ तो अनपढ़ हम लोग की बराबरी कैसे कर सकता है। तो ये एक मजाक बनाया गया है, याद रखना है। शेक्सपियर का क्या किया गया है, मजाक बनाया गया है शेक्सपियर के लाइफ दौरान। याद रखना है, किसने मजाक बनाया था, रॉबर्ट ग्रीन ने। याद रखिएगा, आप स्टार्ट करो ब्यूटीफाइड विथ आवर फीटर्स बोला जाए तो ये रॉबर्ट ग्रीन द्वारा मतलब कमेंट है, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर जारी किया था और उनका मजाक बनाने के लिए। अब आगे, हैज इंस्टेंसेस सुसाइड अनलकी 13 टाइम्स इन वर्क। जहां तक है शेक्सपियर के वर्क में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई भाग्य या कई दुर्भाग्य तरीके से वो 13 तरीके की मौत दिखाते हैं। 13 टाइप कैसे लोग मरते हैं, 13 बार सुसाइड का सिस्टम दिखाते हैं, कैसे कैसे लोग मर सकते हैं। ये 13 चीजें दिखाते हैं आपके सामने है। ये उदाहरण मिलता है सुसाइड ऑन अनलकी 13, मतलब सुसाइड करने के 13 तरीके, कैसे कैसे लोग मर जाते हैं। ये चीज हम लोग शेक्सपियर के प्ले में ही पढ़ते हैं, याद रखना है। लोग मरते हैं तो बहुत तरीके जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्ले में मौत को भी, सुसाइड का भी बहुत कला दिखाया है 13 तरीके से। देखिए आज देखा जाए, ये एक बात याद रखिएगा भैया, शेक्सपियर जितने भी प्ले लिखे थे ना, उसमें कोई भी लड़की परफॉर्मेंस नहीं की थी। याद रखना, नाबालिग लड़के रहते थे 13-14 साल के, जिनकी रेख तक नहीं आई रहती ना, वही बंदे आकर के क्या करते थे,
क्या करते थे, वही यही करते थे, लड़कियों का कैरेक्टर प्ले करते थे उनके समय में, क्योंकि शेक्सपियर के समय में लड़कियों को थिएटर पे परफॉर्मेंस करने के अलाउ नहीं थे, याद रखना है, पहली बात याद रखना है। तो याद रखने हैं, उनमें से कोई भी प्ले औरतों द्वारा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं जो शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर को आपको भी पता है होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था, ये मैं बता ही चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, फिर भी देख लीजिएगा। शेक्सपियर को कहां दफनाया गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था, जो कि कहां पड़ता है, स्टेडफोर्ड अपॉन एवन में पड़ता है। और यहां तक उनका जन्मदिन भी उसी दिन माना जाता है, ये मैं बता चुका हूं। और कुछ बातें दोस्तों, और कुछ बताना है तो लिखो भाई। शेक्सपियर अपने खुद के प्ले में बहुत परफॉर्मेंस किए हैं। एक बात याद रखिएगा, शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं ना, उन प्लेयों में वो खुद ही एक्टिंग किए हैं याद रखिएगा, ये ना समझिए कि उन्होंने प्ले लिखा तो वो परफॉर्मेंस नहीं किए, कुछ प्ले में वो खुद ही परफॉर्मेंस किए हैं, तो याद रखना है। तो शेक्सपियर ने अपने खुद के प्ले में भी कई परफॉर्मेंस किए हैं। जैसे याद रखिएगा, जब शेक्सपियर जीवित रहते थे ना, तो टाउन उन्हें क्या करता था, उन्हें कहता था स्टेडफोर्ड कहा करता था, ना कि स्टेड अपॉन एवन कहा करता था। याद रखिएगा, उनको पूरा गांव का ही नाम दे दिया गया था कि भाई ये स्टेडफोर्ड है। शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया था, ये बात पता है, जब उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म कैसे हुआ था, एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ था। ये एक रोमन कैथोलिक थे, और रोमन कैथोलिक में बैप्टाइज का नियम होता है। और उनका मौत भी उसी तरीके से संस्कार या दफनाया भी गया था, किसके, रोमन कैथोलिक के तरीके, याद रखेंगे। अब एक उड़ती उड़ती कहावत है भाई शेक्सपियर के, कि द मोटोस ऑफ ग्लोब थिएटर वाज टाइटस मुंडस। ये देखिए, ग्लोब थिएटर जब आप देखें, ग्लोब थिएटर जहां पर है इंग्लैंड में, तो वहां पर एक चीज लिखा है। जब ग्लोब थिएटर आप जाएंगे देखने, तो वहां एक बोर्ड लगा है, ये चीज लिखा है उस बोर्ड पर, क्या लिखा है, इसका मीनिंग ना निकालो, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, कि सारा संसार स्टेज है, सब लोग एक ना एक दिन स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, उन्हें एक दिन अपनी जीवन में भूमिका निभानी ही है। ये कहाँ है, ये ग्लोब थिएटर के बोर्ड पर लिखा गया है, ये याद रखिएगा। ये लाइनें कहाँ लिखी गई, ग्लोब थिएटर पर ये कहावत लिखी गई है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम पर कि ये है क्या, ये शेक्सपियर के प्ले में भी आया है, आप बताइएगा, हम बताएंगे बाद में। ये आप बताइए किस प्ले में आया है, अंदाज बताइए। हाँ आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ बातें। देखिए, शेक्सपियर ने किंग जॉन भी लिखा है। अब आपको बता दें किंग जॉन कैसा प्ले है, एक हिस्ट्री प्ले। किंग जॉन कैसा प्ले है, हिस्ट्री प्ले है, याद रखना है। जब उनके बेटे की मौत हुई थी, उसी समय ये प्ले लिखा गया था। पहली बात, आपसे पूछा जाएगा कि शेक्सपियर की जब बेटे की मौत हुई थी, उस समय उन्होंने कौन सा प्ले लिखा था, उन्होंने किंग जॉन नाम का प्ले लिखा था, जो कि हिस्ट्रिकल प्ले है, याद रखना है इस बात को। उनका जो आखिरी प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, टू नॉवल किंग्स मैन माना जाता है, और ये एक कोलाब्रेशन प्ले है, याद रखना है। क्योंकि आपको भी पता है शेक्सपियर का जो आखिरी प्ले तो हम टेम्पेस्ट मानते हैं ना, ये बात है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था, लेकिन ये कोलाब्रेशन प्ले है। आपको बता दें, इन्होंने इस प्ले को लिखने के बाद एक भी प्ले नहीं लिखे थे, और 1616 में इनकी मौत हो गई थी, समझ गए। अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि 26, ये देखिए यहां दिखा है, देयर इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलती है कि शेक्सपियर को 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है। और क्रिटिक ने क्या किया कि अगर यार 26 तारीख को बैप्टाइज किया गया होगा तो 3 दिन पहले इनका जन्म होगा। नहीं, फर्स्ट वॉल्यूम नहीं आता, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये हाँ दोनों अलग थे, दोनों दोनों नो टू नॉवेल किंग्समैन पेरिक्लस दोनों ही अलग थे। यस, सबसे लास्ट शेक्सपियर का टेम्पेस्ट माना जाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर कोलाब्रेशन में लास्ट प्ले माना जाए तो कौन सा है, टू नॉवेल किंग्समैन।
पहला आपको भी पता है कौन सा प्ले है। अ, अब पहला प्ले कैसा कौन सा, ट्रेजेडी में पूछ रहे हैं कि कॉमेडी में पूछ रहे हैं आप? कॉमेडी में आपको भी पता है ये सबसे पहला प्ले इनका कौन सा आता है, इनका सबसे टू नोबल जेंटलमैन ऑफ वेरोना, आपने नाम सुना है ना, ये कॉमेडी में सबसे पहला प्ले आता है। और ट्रेजेडी में माना जाए तो टाइटस एंड्रोनिकस माना जाता है, एंड्रोनिकस, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग भी ध्यान रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए आगे चलते हैं भाई। 26 अप्रैल 1564 की तो हो गई बात, इसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। चले आगे चलते हैं भाई। अब वो ये स्कॉलर ने नाम दिया था, बैप्टाइज किए थे, सब मैंने बता ही दिया है ना। हाँ, अब इस पे कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए शेक्सपियर के 7 भाई बहन थे। शेक्सपियर के वैसे तो 8 भाई बहन थे, एक ही तो मर गया था ना बचपन ही में, उसकी गिनती नहीं की। शेक्सपियर के जीवित भाई बहनों में कितने थे, 7 सिबलिंग्स थे, याद रखना है। पहला था जॉन, ये जो है इसका जन्म 1569 में हुआ था। दूसरी थी मार्गेट, इसका जन्म 1562 में हुआ था। तीसरी थी गिलबर्ट, इसका जन्म 1566 में हुआ था। और शेक्सपियर के भाई में दूसरे जो हैं जॉन, जो कि 1569 में जन्म हुआ था। और फिर ऐना थी जो 1571 में जन्म हुआ था। और रिचर्ड थी 1574 में जन्म हुआ था। एडमंड थी 1580 में। अब मैं इसको काहे बता रहा हूं, अगर पूछ लिया कि भाई आपसे कि ये गिलबर्ट कौन था, तो ये शेक्सपियर के भाई बहन में आता है, भाई था, समझ गए। शेक्सपियर की भाई की बात कर रहा हूँ, बेटवा बिटिया की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना है, नहीं दिमाग में बेटवा बिटिया याद रखना। शेक्सपियर के भाई बहन, जो आपको मैंने बताया ना, जॉन शेक्सपियर, मैरी आर्डन के कितने टोटल बेटे थे, 8 थे, एक बचपन में मर गया, 7 बचे, तो 7 के ये नाम आपके सामने हैं, याद रखिएगा इस बात को, समझ गए। तो शेक्सपियर के 7 सिबलिंग जो सरवाइव किए थे, उसमें से पहला था 1569 में जॉन था, दूसरा मार्गेट था 1562 में, गिलबर्ट था 1566 में, और दूसरे कौन थे, जॉन जो 1569 में थे, एने 1571 में थे, रिचर्ड 1574 में थे, और एडमंड कौन था 1580 में। ये टोटल इनके भाई बहन हैं, आपके सामने है, आपके सामने ये लिख लीजिए। आप लोग इसको लिख लीजिए, आपसे पूछ लेता है कि ये शेक्सपियर का क्या था, तो आप क्या बताएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया एने कौन थी, तो बता देना शेक्सपियर की बहन थी, ऐसा पूछ लिया तो क्या बोले। रिचर्ड कौन था, शेक्सपियर का भाई था। अगर पूछ लिया गया तो भाई, ये क्वेश्चन आपसे जब डिफिकल्ट बनाएगा एग्जाम में तभी पूछेगा ये क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, पेपर में आपसे बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं भाई। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं कुछ बातों को, आगे जब हम पढ़ते हैं कुछ बातों को, तो अब कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए शेक्सपियर का एक रिश्तेदार था, शेक्सपियर का एक भाई, शेक्सपियर का रिश्तेदार, हाँ शेक्सपियर का भाई था। शेक्सपियर के रिलेटिव में से एक थे, कौन थे भाई, वो कौन थे, जो उनकी माँ के साइड के थे, वो कौन थे, विलियम आर्डेन, यानी उनकी माँ ननियौरे के थे, याद रखना, विलियम आर्डेन थे। विलियम आर्डेन नाम के, यानी बोल सकते हो किसके, मैरी आर्डेन के घर के थे, याद रखना है। इनको अरेस्ट करा लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के विरुद्ध क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ शेक्सपियर का ऐसा कौन सा रिश्तेदार था जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था उनको मारने की, वो कौन थे भाई, विलियम आर्डेन थे। आपसे पूछ लेता है ना, तो याद रखना है। तो इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको बंदी बनाया गया और इनको तुरंत ही मार दिया गया था, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, मारा गया था। भगवान जाने उस समय तो लगता है गर्दन काटते थे, गर्दन ही काटी होंगी, समझ गए, याद रखना है। तो शेक्सपियर के नानी के यहाँ करके विलियम आर्डेन थे, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, पकड़े गए और इनको लंदन में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, इनको मार दिया गया था। ये बात याद रखेंगे। विलियम आर्डेन कौन था, ये शेक्सपियर के नानी के यहाँ के थे, समझ गए आप। क्वीन एलिजाबेथ आपको पता ही नहीं है, रानी है एलिजाबेथन की, इनका समय था बहुत ज्यादा, आपको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन समय पूरा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए
कुछ प्रूफ मिलता है दोस्तों, कि कुछ यह प्रूफ मिलता है कि जो आप जब हैमलेट पढ़ते हैं, हैमलेट में भूत का रोल हमारे शेक्सपियर ने किया है। ये प्रूफ मिलता है कि हैमलेट में जो रोल किया था वो बुढ़ा, जो आप पढ़ते हैं किंग हैमलेट पढ़ते हो ना, जो भूत का रोल याद है, याद आपको हैमलेट पढ़ते हो, उसमें जो भूत का रोल किसने किया है आपसे पूछा जाए, वो आपके शेक्सपियर ने किया है। समझ गए? हैमलेट जब प्ले पढ़ते हो उसमें जो भूत का रोल उसके पिता, जो किंग हैमलेट की बात कर रहा हूं, जिनकी मौत कान में जहर डाल की हुई थी, याद आ गया? अभी नहीं याद आया, याद आया गया होगा। तो उसमें जो उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो वो भूत का रोल जो बार बार महल पे आता था, वो भूत का रोल कौन किया था? वो हमारे शेक्सपियर ने किया था। समझ गए? आपसे कुछ अब आगे पूछा जाए एज यू लाइक इट में एडम का रोल कौन करता है? वो शेक्सपियर ने किया है। ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए भैया, शेक्सपियर अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने परफॉर्मेंस किए हैं। बिल्कुल सही, आपको पता है लॉर्ड चैम्बरलेन मेन पे अगस्त राजशाही चलती थी और क्वीन एलिजाबेथन का उस पर अधिकार चलता था, तो सारे प्ले उन्हीं के सामने परफॉर्मेंस होते थे। ये बात बिल्कुल सही है। बाद में जेम्स फर्स्ट के सामने वो चीज होने लगा, जो पहले एलिजाबेथन के सामने हुआ, फिर बाद में किसके सामने होने लगा? जेम्स फर्स्ट के सामने होने लगा, और उनके लाइफ के दौरान भी उनके सामने प्ले परफॉर्मेंस होने लगे। ये बात है। आगे चलते हैं भाई, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात। शेक्सपियर अपने लाइफ के अंत के दौरान, शेक्सपियर अपने जीवन काल के अंत के दौरान, जब शेक्सपियर अपने प्ले लिख दिए थे, उन्हें संन्यास लेने का समय आ गया था, वो अपने समय के अंत की ओर जब बढ़ रहे थे, उन्होंने काम किया था। याद रखना है, जब उन्होंने 1610 में रिटायरी ले लिया था शेक्सपियर ने, उसके खासकर अंतिम समय में वो अकेले प्ले नहीं लिखते थे, उन्होंने कोलाब्रेशन प्ले लिखने लगे, कोलाबरेट करने लगे दूसरे प्ले राइट के साथ। याद रखना है इस बात को। जैसे आपके सामने आ गया कि पहला प्ले आपके सामने पूछा ही जाता है कि भाई टीमन ऑफ एथेंस किसके साथ लिखे थे शेक्सपियर? वो थॉमस मिडल्टन के साथ लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टीमन ऑफ एथेंस ये जो प्ले है शेक्सपियर किसके साथ में लिखे थे? तो आपका आंसर होना चाहिए थॉमस मिडल्टन के साथ लिखा गया ये प्ले है। समझ गए? पेरिक्लस किसके साथ लिखा गया वर्क है? आपसे ये जॉर्ज विल्किन के साथ लिखा गया वर्क है। समझ गए? पेरिक्लस कैसा प्ले है आपको पता है, फर्स्ट वॉल्यूम नहीं आया था ना, ये भी शेक्सपियर का ही प्ले है, लेकिन ये किसके साथ कोलैबोरेटेड है? जॉर्ज विल्किन के साथ लिखा हुआ वर्क है। अब टू नॉवेल किंग्स मैन पे बात हो रही थी, ये शेक्सपियर का आखिरी प्ले है, लेकिन बाबू ये कोलैबोरेशन प्ले है। ये किसके साथ लिखे हैं? जॉन फ्लेचर के पास। फ्लेचर ब्रदर बहुत ही फेमस हैं लिटरेचर में, आपको बता देना चाहूंगा। ये जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने लिखा है। किसने? शेक्सपियर ने टू नॉवेल किंग्स मैन को लिखा है। समझ गया आप? आगे चलते हैं दोस्तों। शेक्सपियर के प्ले में जो दो हैं, हैमलेट, ये तो हो गया भाई, हो गया कि नहीं? शेक्सपियर के प्ले में जो दो हैं, हैमलेट और मच एडो अबाउट नथिंग। अच्छा, ये नहीं हुआ है, ये देखिए मेरी बात समझिए, ये नहीं हुआ। शेक्सपियर के ऐसे, ये शेक्सपियर के प्लेओं में से कुछ दो प्ले ऐसे प्ले हैं जो क्लिंगोन में ट्रांसलेट किए गए हैं। ये एक लैंग्वेज है बाबू, याद रखना, एक भाषा है। यानी आपको बता दें कि हैमलेट और मच एडो अबाउट नथिंग को क्लिंगोन में ट्रांसलेट किया गया वर्क माना जाता है। यानी इसको क्लिंगोन में, अब ये पहले से अंग्रेजी में है ही है, इसको एक और भाषा में ट्रांसलेट किया गया, किसमें? क्लिंगोन में। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्ले है जो क्लिंगोन में ट्रांसलेट है, तो आप बता दीजिएगा हैमलेट और मच एडो अबाउट। समझ गए? तो आज के लिए दोस्तों इतना पे ही रहने देते हैं, इतने पे रहने देते हैं। आप कल पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल।